अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन, पुरअसरार और सच्ची कहानी। नाम तो उसका राजकुमार श्रीवास्तु था, लेकिन बस्ती वाले उसे राजू तांगे वाला कहते थे। तांगा चलाना उसका पेशा था। वो गरीब और सादा किस्म का आदमी था। ये उन दिनों की बात है जब रिक्शा टैक्सी आम नहीं थे। लोग ज़्यादातर तांगे की सवारी करते थे। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसकी उम्र 5 साल थी। राजू दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर के दरमियान अपना तांगा चलाता था और सूरज ढलते ही आखिरी सवारी बिठाकर बस्ती वापस आता था। राजू अपनी बीवी मधु के साथ एक कच्चे से मकान में रहता था। घर का सहन काफ़ी वसी था जहाँ वो अपना घोड़ा बांधता था। साल 9 शुरू हो चुका था। मौसम सरमा अपने अरूज पर था। रामपुर उन दिनों बर्फानी हवाओं की लपेट में था। इस खत्ते में बर्फबारी तो नहीं होती थी, लेकिन बर्फानी हवाएं ज़रूर चलती थीं। जमुना नदी की वजह से यहाँ ठंड में अच्छा खासा इजाफा हो जाता था। शदीद सर्दी की वजह से बस्ती के कुछ किसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठते थे। जमुना किनारे आबाद रामपुर की बस्ती उन दिनों शदीद धुंध की लपेट में थी, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी ठप हुआ पड़ा था। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए धड़ाधड़ लकड़ी का ईंधन और कोयला जमा कर रखा था, और यही हालात राजू के भी थे। उसने कोयले की बोरी उतारी और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। मधु ने कोयले की बोरी उतारने में उसकी मदद की। राजू ने घोड़े को बांधा और चारा भी दिया। मधु उसके लिए रोटी ले आई। दीपक के बाबू, सर्दी में इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में आप कुछ दिनों के लिए आराम करें। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। लोग सर्दी से मर रहे हैं। मौसम जब साफ हो जाएगा तभी काम पर चले जाना। अरे मेरी प्यारी मधुबाला, चिंता क्यों करती हो। अरे भगवान, यही तो दिन है कमाई के। मौसम गर्मा में तो धंधा चौपट हो जाता है। बस्ती वाले सर्दी में ज़्यादा शहर का रुख करते हैं। अगर यूं मैं सर्दी से घबराकर घर बैठ जाऊं तो तुम लोगों का पेट किस तरह पालूंगा। रामपुर की बस्ती काफ़ी अरसे से पुरअमन थी। कोई इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे कि किसी जानवर को कोई जंगली चीता ले गया या किसी लकड़हारे को सांप डस गया। आज बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया था, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर ही कम निकले थे। शाम हो गई थी और राजू तांगे वाला खासा परेशान दिखाई दे रहा था। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली थी। लगता है आज खाली हाथ घर वापस जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो मज़ीद रुक गया। वैसे तो सूरज ढलते ही राजू वापस घर आ जाता था, लेकिन आज हालात उसके बरक्स थे। वो इस उम्मीद पर मज़ीद वहाँ रुका कि शायद कोई मुसाफिर मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो लारी अड्डा खाली खाली सा नज़र आ रहा था। अब रात के 8 बज रहे थे कि एक जोड़ा राजू के पास आया। एक लड़का और लड़की जिनकी शायद नई नई शादी हुई थी, जो उनके लिबास से जाहिर हो रहा था। लड़की 9 उम्र थी। उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था और बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। नमस्ते भाई तांगे वाले, हमारी नई शादी हुई है और हमें शांति नगर गाँव जाना है। हमारे साथ कुछ सामान भी है। हम जयपुर से आ रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी समय से हमें कोई सवारी नहीं मिल रही। क्या भैया आप हमें शांति नगर ले चलेंगे। राजू वैसे भी खाली जा रहा था। उसने मुनासिब किराया बताया तो नो ब्याता जोड़ा खुशी खुशी उसके तांगे पर बमा सामान सवार हुए। चलो भैया, पैसों की चिंता मत करो। राजू ने भी घोड़े को हाँका। शहर की मरकजी सड़क से होता हुआ राजू का तांगा अब जंगल की पगडंडियों पर दौड़ा चला जा रहा था। लड़का लड़की प्रेम की बातें कर रहे थे, जबकि राजू का ध्यान कच्चे पक्के रास्तों पर था। रामपुर से पहले शांति नगर आता था, जिसके लिए एक अलग सड़क बनी हुई थी, लेकिन जगह जगह से वो सड़क उखड़ी हुई थी और कीचड़ अलग से, जिसकी वजह से तांगे के पहिए बार बार अटक रहे थे। रात की तारीकी बढ़ गई और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। नौबियाता जोड़ा तो सर्दी से बेनियाज बातों में मगन था। लगता है काफ़ी समय बाद अपने गांव जा रहे हैं। राजू भी वक्फे वक्फे से उनकी गुफ्तगू में शरीके हाल रहा और आखिरकार कोई 2.25 घंटे बाद शांति नगर आ गया। चूँकि राजू मुत्तईद बार यहाँ आ चुका था, इसलिए वो सही रास्ता जानता था। जोड़ा उतरा। उन्होंने किराया अदा करते हुए राजू का शुक्रिया भी अदा किया। राजू की दिहाड़ी तो लग चुकी थी। उसने घोड़े को हल्का सा चाबुक मारते हुए कहा, चल मेरे घोड़े, रामपुर की तरफ, लेकिन गोली की तरह। बेजुबान जानवर राजू की जुबान समझ गया और सरपट दौड़ने लगा। आते समय तो 3 लोग थे, लेकिन वापस जाते समय वो अकेला था। ये सोचते हुए वो काफ़ी डर रहा था, और डरता भी क्यों नहीं। काली रात में जंगल और भी हैबतनाक दिखाई दे रहा था।
चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ें और भेड़िए की मखसूस आवाज़ से राजू तो क्या, उसका घोड़ा भी खौफ की कैफियत में गुजर रहा था। तांगा अब रामपुर की सड़क पर दौड़ रहा था कि यकसर राजू की नज़र जंगल में बने पुराने मंदिर पर पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ था। अरे ये रात के इस समय मंदिर की सीढ़ियों पर कौन बैठा है? राजू ने खुद कलामी की और घोड़े को लगाम दिया। शायद कोई रास्ता भूल गया है। मुझे इंसानी हमदर्दी के तहत जो कोई भी है इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर राजू के कदम पुराने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा थोड़ा खौफ उसे भी आ रहा था, लेकिन मदद के जज्बे के तहत उसके कदम रुक नहीं रहे थे। अब उसे सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत के कदोखाल साफ और वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। वो लाल साड़ी में लिपटी जवां साल औरत थी। बड़ी स्याह चादर उसने सर पर ओढ़ रखी थी, जिसके पल्लू से उसका चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। राजू उसके करीब आया। माफ़ करना, आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मेरी सहायता की ज़रूरत तो नहीं? वो औरत खामोश रही। तब राजू की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। देखो बहन, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको तांगे पर छोड़ आता हूँ। अजीब औरत है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। राजू ने वापसी की राह ली। उसका घोड़ा शदीद डरा हुआ था। शायद कोई डरावनी चीज़ देख ली थी। राजू ने उसकी पीठ थपथपाई। चलो दोस्त, हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। शायद घर से भागी हुई कन्या है जो शायद अपने मित्र के इंतज़ार में बैठी है। घोड़ा हिनहिनाया। शायद वो राजू से इत्तफाक नहीं कर रहा था। रामपुर तक आते आते आधी रात बीत चुकी थी। घर पर उसकी पत्नी परेशान हाल उसका इंतज़ार कर रही थी। राजू को आता देखकर वो भागती हुई उससे चिमट गई। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? राजू ने घोड़े को बांधा, लेकिन उसके तेवर बदले हुए थे। राजू समझा शायद थकन की वजह से उसका घोड़ा परेशान है। अरे मेरी मधु, कितनी बार समझाया है कि सवारी की वजह से देर सवेर तो हो जाती है, और आज भी कुछ ऐसा हुआ। शांति नगर की सवारी थी, इसलिए देर हो गई। तुम चिंता ना करो। राजू की बीवी खाना ले आई। खाने से फारिग होकर राजू बाहर सहन में बंधे घोड़े के पास आया, जो अब भी काफ़ी खौफज़दा था। दूसरी तरफ घास भी उसी तरह पड़ी हुई थी। राजू को घोड़े की कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। वो अब भी यही समझ रहा था कि घोड़ा शायद थका हुआ है, पर सच तो ये है कि घोड़े ने वो कुछ देख लिया था जो राजू देख नहीं पाया था, या फिर राजू ने इर्द गिर्द की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। राजू का घोड़ा दिन ब दिन लाग़र और कमज़ोर होता जा रहा था। घोड़े की ऐसी हालत देखकर राजू बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने उसे मशवरा दिया कि शहर में किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को दिखा दो। अगले रोज़ राजू लारी अड्डे से सीधा अपने घोड़े के हमरा जानवरों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर काफ़ी उम्र रसीदा था। उसने घोड़े का मुआयना किया। घोड़ा बदस्तूर खौफ के आलम में था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर राजू को थमाते हुए कहा, देखो श्रीमान, दवाइयाँ तो मैंने लिख दी हैं, मगर क्या डॉक्टर साहब? दवाइयाँ तो केवल शरीर पर असर करती हैं, परंतु आपका घोड़ा शदीद डरा हुआ है। लगता है इसने कोई इंतहाई भयानक और खौफनाक किस्म की चीज़ को देख लिया है। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। अरे जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पाती। कोई आत्मा, कोई साया, कोई अफरियत, जिन, चुड़ैल, कोई भी आने वाली आफत। राजू अभी तक बेचैनी की कैफियत में था। दिमाग पर जोर लगाओ, घोड़े की ये हालत कब से हुई है, याद करके मुझे बता दो। राजू कुछ देर सोचता रहा। कुछ दिन कबल घर लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। पास वाले गांव में सवारी को छोड़कर मैं अपने गांव रामपुर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक कन्या पर पड़ी। मैंने पास ही तांगा रोका था, लेकिन हैरत की बात है डॉक्टर साहब, मेरे बार बार इस्तफसार पर भी वो औरत मुकम्मल खामोश बैठी थी। उसने मुंह पर मुकम्मल दुपट्टा डाल रखा था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। वापस आया तो घोड़े को डरा हुआ पाया। उस दिन के बाद मेरे घोड़े की हालत ख़राब है और आज वो आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आप जल्द इसे ठीक कर देंगे। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो कन्या नहीं बल्कि कोई और चीज़ थी। रात के वक्त पुराने मंदिर पर यकीनन वो कन्या नहीं होगी। क्या पता कोई आत्मा हो, कोई चुड़ैल हो। जंगलों में पुराने वीरान खंडरात में ऐसी चीज़ें यकीनन पाई जाती हैं। आपके घोड़े ने उसका असल रूप देख लिया था, तभी से वो डर के मारे जी रहा है। जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाते। आपके घोड़े की शरीर की दवाई तो मैंने दे दी है, लेकिन मेरी मानो तो किसी अच्छे तांत्रिक से घर में पूजा पाठ करवाओ और घोड़े को भी दिखाओ। आगे आपकी मर्जी। और हाँ, आपके घोड़े के पास समय बहुत कम है। राजू को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसने घोड़े के लिए दवाइयाँ खरीदी। सूरज अभी बाकी था, वो सीधा लारी अड्डे की तरफ आया। आज भी काफ़ी इंतज़ार किया मगर सवारी नहीं मिली।
सूरज ढल चुका था, रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। आज फिर वो मायूस था। उसने घोड़े की तरफ देखा और वापसी की राह ली। उसका खाली तांगा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। पुराने मंदिर तक पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। राजू को दूर से एक साया नजर आया जो रास्ते पर खड़ा था। राजू ने सुख का सांस दिया कि शुक्र है कोई तो सवारी मिली। करीब आने पर पता चला कि वो कोई औरत है जिसने अपना चेहरा घूंघट में छुपाया हुआ है। उसे देखकर राजू का घोड़ा अजीब अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा। बड़ी मुश्किल से राजू ने उसे लगाम लगाकर काबू किया। अरे इसे क्या हो गया? राजू डॉक्टर की बातों को यकसर भूल चुका था। वो औरत से मुखातिब हुआ, बहन जी आपने कहाँ जाना है? वो खामोश रही। राजू को हैरत लगी। देखो मैं रामपुर जा रहा हूँ, यहाँ तांगे के सिवा और कोई सवारी नहीं चलती। अगर रामपुर तक जाना है तो बैठो, पैसे नहीं है तो खैर चिंता की कोई बात नहीं। वो औरत अब खामोशी से राजू के तांगे पर आकर बैठ गई। राजू का घोड़ा बराबर दौड़े जा रहा था। राजू बार बार उस औरत की तरफ मुड़कर देख लेता था कि शायद वो ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करे, मगर वो औरत बदस्तूर खामोश थी और अपना चेहरा छुपाए हुई थी। मौसम के अब तेवर बदलने लगे। देखते ही देखते जोरदार आंधी शुरू हो गई। हवा का जोर शदीद था। शदीद आंधी की वजह से तांगे को चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने दहशतनाक माहौल में राजू के आसाब पर खौफ तारी होने लगा। डॉक्टर की बात को लेकर उसे भी एहसास हो गया था कि शायद वो पुरस्कार कन्या या आत्मा या चुड़ैल दोबारा इसे टकराई है और अब वो मेरे तांगे पर बराजमान है। तभी तो दोबारा घोड़े की हालत गैर हो गई थी। इससे पहले कि खौफ की शदीद लहर राजू के शरीर में सरायत करती, सामने एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल सड़क पर जा रहा था। वो नौजवान वर्दी में मलबूस था और सफरी बैग थामे हुए था। राजू ने उसके करीब जाकर तांगा रोका। अरे दीपक, तुम? और इस समय? दीपक उसका दोस्त था। दीपक फौज में भर्ती हुआ था जबकि राजू उनसे मुख्तलिफ था। राजू ने तांगा चलाना चुना था। दीपक, तुम लारी अड्डे से पैदल गांव आ रहे हो जबकि मैं भी वहीं पर था, तो मेरे तांगे पर आ जाते ना। लारी अड्डे तक पहुंचते देर हो गई थी। तुम भी मुझे वहां नजर नहीं आए, इसलिए मैं पैदल चल पड़ा था। वैसे भी फौजी हूँ, 10 मील का फासला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यार वापसी पर एक मजबूर औरत रास्ते पर मिली, उसे भी तांगे पर सवार कर लिया। तुम पिछली सीट पर आ जाओ। परंतु तुम्हारा टांगा तो खाली है, दीपक ने उसे हैरत से कहा। अरे भाई, यहाँ तो बैठी थी वो औरत, कहाँ गायब हो गई? दीपक तांगे पर बैठे हुए मजाक में बोला। जहाँ तक मेरी जानकारी है राजू एक शरीफ आदमी था, कहीं वो लड़की? राजू उसका मजाक समझ गया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, वो कोई अजनबी औरत थी और पूरे रास्ते मेरी उससे कोई बातचीत भी नहीं हुई। खैर चलते हैं गांव। राजू का तांगा तेजी से रामपुर की तरफ जा रहा था। राजू की पत्नी काफ़ी समय से उसकी राह तक रही थी। राजू को देखकर उसकी सांस में सांस आई। अरे ये तुम कहाँ रह गए थे? राजू ने अपने घोड़े को बांधा जो अब भी बहुत डरा हुआ था। अरे मेरी मधु घोड़े को डॉक्टर के पास ले गया था, इस वजह से देर हो गई। और कितनी मर्तबा कहा है कि मेरा काम ही ऐसा है, देर सवेर होती रहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। शदीद सर्दी से राजू के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। राजू की पत्नी ने लकड़ियों की ईंधन के साथ कोयले की आग जलाई। राजू ने हाथ मुंह धोया और हाथ सेंकने बैठ गया। राजू की पत्नी उसके लिए रोटी ले आई। राजू बार बार घोड़े की तरफ देख रहा था। उसने डॉक्टर की कही हुई बात पत्नी को भी बताई, जिसे सुनकर वो भी बहुत फिक्रमंद हो गई। उसने राजू को मशवरा दिया कि किसी दिन घर में पूजा का एहतमाम किया जाए ताकि जो कोई भी काली शक्ति, आत्मा, कोई भूत प्रीत, कोई चुड़ैल है, उसे छुटकारा हासिल किया जाए। वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए। कुछ देर वो बातें करते रहे और फिर बिस्तर पर सो गए। सुबह राजू का घोड़ा मुर्दा पाया गया। घोड़े की अचानक मौत पर दोनों मियाँ बीवी काफ़ी दुखी हो गए। अपने प्यारे घोड़े की मौत पर राजू सर पकड़कर काफ़ी देर तक रोता रहा, जबकि उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रही। राजू का घोड़ा मर गया, पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर कोई राजू से हमदर्दी करने आ रहा था। सच तो यह है कि गरीब लोग जानवरों को भी अपना परिवार का हिस्सा ही समझते हैं। घोड़े के शोक में काफ़ी दिन गुजर गए और अब राजू बेरोजगार हो गया। वो मेहनत मजदूरी करता था और जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचता, और इस तरह घर का चूल्हा जलता था। एक दिन वो बस्ती के पंडित के पास गया और कहा, पंडित जी, मुझे अपने घोड़े की मौत पर अभी तक दुख है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सब यूं अचानक कैसे हो गया। फिर इस तरह राजू ने पंडित को अपने साथ होने वाले वाकयात और डॉक्टर वाली बात भी बता दी। पंडित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बेटा, मरना तो एक दिन सबने है। मेरे विचार के मुताबिक डॉक्टर की बात सही थी, और राजू ये भी सच है कि इस संसार में काली शक्तियाँ, आत्माएं,
बलाएं हर चीज़ें मौजूद होती हैं। रात के समय वो बलाएं बाहर निकलती हैं। हमारे बड़े बूढ़ों के मुताबिक इन जंगलों में एक बला सदियों से भटक रही है और रामपुर में काफ़ी लोगों ने रात के समय उस भटकती आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे घोड़े को भी वो आत्मा नजर आ गई थी जिसे तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर औरत के रूप में देखा था। भगवान का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे और तेरे घोड़े को 2 बार पकड़ा। तेरा घोड़ा उसका हकीकी रूप बर्दाश्त न कर सका, वो डर के मारे मर गया। शुक्र कर कि उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया। अब मेरी बात याद रखना, रात के समय कभी अकेले जंगल में नहीं जाना। राजू शुक्रिया अदा करके वापस घर आ गया। सुबह सवेरे वो कुल्हाड़ा रस्सी लेकर जंगल का रुख करता, सूखी लकड़ियां काट कर गाँव में बेचता और इस तरह मेहनत करके अपना गुजारा करता था। जंगल काफ़ी वसी और गहरा था, सो वाफिर मिकदार में सूखी लकड़ियां दस्तयाब थीं। अब गांव वाले उसे राजू लकड़हारा के नाम से पुकारते थे। मौसम सरमा के आखिरी दिन थे। एक दिन राजू कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। करीबो जवार से सूखी लकड़ियां बहुत कम मिकदार में दस्तयाब थीं, इसलिए राजू काफ़ी आगे निकल गया। दोपहर से शाम हो गई। अब वो जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो गया जहाँ ख़तरनाक जंगली जानवर पाए जाते थे। इतनी ज़्यादा मिकदार में सूखी लकड़ियाँ देखकर राजू हैरान रह गया। लगता है जंगल का ये वाला हिस्सा रामपुर के लकड़हारों की नज़र से ओझल है। अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि एक महाशक्तिशाली चीता अचानक कहीं से नमूदार हुआ, जिसकी धार सुनकर राजू के औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़कर एक लंबे घने दरख्त पर चढ़ गया। चीता राजू को देखकर जोर जोर से धाड़ने लगा, जिससे जंगल में यकसर खामोशी छा गई। चीता बार बार दरख्त पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। डर और खौफ के मारे राजू की तो सिट्टी गुम हो गई। सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। वो उस वक्त को कोस रहा था जब वो यहाँ आया था। चीता भी बाज नहीं आया। उसने फैसला कर लिया कि वो आज अपना शिकार हासिल करके ही दम लेगा। वो दरख्त के नीचे ज़मीन पर बैठ गया ताकि उसका शिकार नीचे उतरे और वो इसे दबोच ले। सूरज ढल चुका था, मगर हनूज चीता अपनी जगह से नहीं उठा। आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद चीता अपनी जगह से उठा और राजू की तरफ देखकर गुस्से से धाड़ा और वापस चला गया। राजू काफ़ी देर से इस इंतज़ार में दरख्त के ऊपर बैठा था कि कब चीता वापस जाता है। चीते के जाने के काफ़ी देर बाद भी वो दरख्त के ऊपर बैठा रहा। जब राजू को यकीन हो गया कि चीता वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया होगा, तभी वो दबे पांव दरख्त से नीचे उतरा और अपना कुल्हाड़ा संभाला। इधर उधर देखा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। रात की तारीकी गहरी हो गई थी और शायद रास्ता भी वो भटक गया था। अचानक एक औरत उसके सामने नमूदार हुई, जिसका चेहरा मुकम्मल घूंघट में छुपा हुआ था। राजू के भागते कदम रुक गए। राजू को डॉक्टर और पंडित की बात याद आ गई। उसने उस औरत पर कुल्हाड़ा ताना और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और रात के इस समय यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? पहले तो वो खामोश रही, लेकिन जब राजू ने उसे कुल्हाड़ा मारने की धमकी दी तो उसने फौरन अपना घूंघट उलट दिया और फिर चश्मे ज़दन में एक भयानक चीख के साथ ही राजू वहाँ से भागा, क्योंकि घूंघट के पीछे किसी का भी चेहरा नहीं था, कोई वजूद नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी ने हवा के ऊपर घूंघट उड़ा दिया हो। राजू खौफ के आलम में गिरता पड़ता भागता हुआ अपने घर पहुंचा। 4-5 दिन वो शदीद बुखार में फनकता रहा। उसकी बीवी पंडित को बुला लाई। राजू ने पंडित को बड़ी मुश्किलों से सारी बात बताई। पंडित ने कहा कि मना भी किया था, रात के वक्त जंगल में नहीं जाना। पंडित ने उसके घर में पूजा पाठ की। 15 दिन के बाद राजू की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, मगर उसके दिल में अभी भी उस आत्मा का खौफ था। ये बात अब सारे गांव वालों को भी पता चल गई। राजू और उसके गांव वालों ने सूरज ढलने के बाद उस जंगल और उसमें मौजूद पुराने मंदिर की तरफ जाना हमेशा के लिए तर्क कर दिया।